आइए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन यात्रा को समझते हैं जिन्होंने दक्षिण एशिया की आधुनिक पहचान को बिल्कुल बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार, दार्शनिक और शिक्षाविद की जिनका प्रभाव आज भी हमारी सोच, हमारी कला और हमारी संस्कृति पर गहराई से छाया हुआ है। उनका काम समय और सरहदों के पार जाता है और आज की 21वीं सदी की इस उलझी हुई दुनिया में भी उनके विचार हमें एक बिल्कुल नई दिशा दिखाते हैं। अब जरा एक ऐसे सवाल पर गौर करते हैं जो सच में दिमाग चकरा देता है। सोचिए, ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जिसकी कलम से निकले शब्द दो अलग अलग संप्रभु राष्ट्रों के करोड़ों लोगों की सुबह की शुरुआत तय करते हों? जी हां, जिसने दो अलग अलग देशों के राष्ट्रगान लिखे हों। ये सच में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सवाल हमें एक सच्चे रेनेसा मैन यानी एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति के जीवन की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर ले जाता है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक कवि नहीं था बल्कि कला और दर्शन के हर आयाम का मास्टर था। और उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, एक ऐसे कलाकार जिनका ऐतिहासिक महत्व इतना विशाल था कि साल 1913 में उन्होंने साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे यूरोपीय एकाधिकार को पूरी तरह से तोड़ दिया। अपनी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, प्रथम विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी एक अशांत पश्चिमी दुनिया के लिए गीतांजलि एक बेहद आध्यात्मिक और शांत आवाज लेकर आई थी जिसने पूरी दुनिया में भारतीय कला का लोहा मनवा दिया। चलिए अब उनकी शुरुआती जिंदगी पर नजर डालते हैं कि आखिर इस महान सोच की नींव पड़ी कैसे। कोलकाता की बेहद आलीशान जोरासांको हवेली में उनका जन्म हुआ था। दौलत तो बहुत थी पर उनका बचपन काफी अकेलेपन में बीता। उनके घर में कड़े नौकरों के शासन का माहौल था। अब जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जो हवेली की खिड़कियों से बस बाहर झांकता रहता है, बाहरी दुनिया के सपने देखता है, लेकिन उसे स्कूल जाने के अलावा बाहर निकलने की सख्त मनाही है। इस घुटन भरे और बंद माहौल ने ही उनके अंदर बंद कमरों वाली फॉर्मल स्कूली शिक्षा के प्रति एक गहरी नफरत पैदा कर दी। और यहीं से शुरू होता है एजुकेशन को लेकर दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव। एक तरफ थी वो नीरस, कठोर और जीवन से विहीन पारंपरिक शिक्षा, जैसे कि बंगाल एकेडमी, जिससे टैगोर सख्त नफरत करते थे। उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा बच्चों को चार दीवारों के बीच कैद करके उनकी आत्मा को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ शांति निकेतन में उनका अपना क्रांतिकारी दृष्टिकोण था, जो पूरी तरह से स्वतंत्र, नेचुरल और पेड़ों के नीचे खुली हवा में सीखने पर आधारित था। उनका ये बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि असली शिक्षा कभी भी सिर्फ किताबों को रटने से नहीं मिल सकती। आखिर उन्होंने प्रकृति को ही सबसे अच्छा टीचर क्यों माना? क्योंकि बंद कमरे और किताबें बच्चों से सिर्फ रटने की उम्मीद करते हैं, जबकि एक जंगल, एक बगीचा या खुला आसमान बच्चे के भीतर एक नेचुरल जिज्ञासा पैदा करता है। वो मानते थे कि प्रकृति के साथ जुड़कर ही किसी इंसान के मन, शरीर और आत्मा का संपूर्ण विकास हो सकता है। तो उनका ये जो पूरा एजुकेशनल फ्रेमवर्क था वो इन तीन बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर टिका था। जब एक बच्चे को स्वतंत्रता यानी फ्रीडम मिलती है तो वो प्रकृति और अपने आसपास के मनुष्यों के साथ एक एक्टिव कनेक्शन बनाता है, और यही संचार आगे चलकर रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को जन्म देता है। सोचिए, एक ऐसी क्लास जो विशाल बरगद के पेड़ की छांव में चल रही हो, जहां पेड़ से गिरता हुआ पत्ता बच्चों को जीवन और फिजिक्स के बारे में छपी हुई किताब से कहीं ज्यादा सिखाता है। उनके हिसाब से टीचर को तानाशाह नहीं बल्कि जीवन भर सीखने वाला एक गाइड होना चाहिए। पेड़ों के नीचे चलने वाले उन स्कूलों से आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, ये खुद टैगोर के लिए इस दुनिया को समझने और महसूस करने का एक तरीका था। उनका यही स्वतंत्र दर्शन बहुत ही स्वाभाविक रूप से एक अविश्वसनीय म्यूजिकल लेगेसी में बदल गया, जिसे आज हम रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं। उनके लिए संगीत कोई शौक या दिखावा नहीं था, बल्कि सीधे आत्मा तक पहुंचने का जरिया था। ये एक ऐसी विधा बन गई जो आज भी बंगाली संस्कृति की धड़कन है। और इनकी इस कलात्मक प्रतिभा का स्केल कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए जरा इस तथ्य पर गहराई से गौर कीजिए। उन्होंने 2200 से अधिक गीतों की रचना की। एक बार इस नंबर को महसूस कीजिए, इतने सारे गानों के बोल लिखना, उनकी धुनें बनाना, और वो भी तब जब उन्होंने कभी भी पारंपरिक शास्त्रीय संगीत प्रणाली में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। ये सच में इतिहास के सबसे महान संगीतकारों को भी टक्कर देने वाली एक उपलब्धि है। ये टेबल बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि उन्होंने मानवीय भावनाओं के हर एक रंग को अपने संगीत में कैसे पिरोया। प्रकृति, प्रेम, भक्ति, स्वदेश और जीवन के अन्य पहलू।
लेकिन सबसे कमाल की बात थी उनका ये म्यूजिकल फ्यूजन। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के स्ट्रक्चर्स को बाउल लोकगीतों के देहाती रहस्यवाद और यहाँ तक कि पश्चिमी धुनों के साथ मिलाकर एक बिल्कुल नई और आसान संगीत भाषा तैयार की, जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। अब उन्हीं स्वदेश यानी देशभक्ति से भरे गीतों से आगे बढ़ते हुए हम उनके विशाल राजनीतिक प्रभाव और दो आधुनिक देशों के राष्ट्रगानों की तरफ आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टैगोर की देशभक्ति कभी भी अंधी या संकीर्ण नहीं थी। उन्होंने हमेशा उग्र राष्ट्रवाद के खतरों के प्रति चेतावनी दी। उनका पक्का विश्वास था कि इंसानियत और सार्वभौमिक प्रेम को हमेशा देश की मनमानी सीमाओं से ऊपर रखा जाना चाहिए। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए और जन गण मन की इस अद्भुत ग्लोबल जर्नी को समझिए। इसकी शुरुआत 1911 में कलकत्ता में एक धार्मिक भजन के रूप में हुई। फिर 1919 में ये धुन दक्षिण की ओर मदनपल्ले गई, जहां इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। इसके बाद अविश्वसनीय रूप से महासागरों को पार करते हुए 1942 में हैम्बर्ग में एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने इसे बजाया और आखिरकार 1950 में यह एक नए आज़ाद भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान बन गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक भी टूटता है। ब्रिटिश प्रेस में ये झूठी अफवाह फैल गई थी कि यह गीत किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया था। टैगोर इससे बेहद निराश थे। 1937 में लिखे गए उनके एक पत्र ने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि किसी औपनिवेशिक राजा की स्तुति करना भारत के सच्चे भाग्य विधाता का अपमान होगा। उनके लिए वो भाग्य विधाता कोई नश्वर राजा नहीं, बल्कि भारतीय जनमानस का मार्गदर्शन करने वाली वो शाश्वत शक्ति थी। उनकी देशभक्ति सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें गहरा साहस था। 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान उन्होंने लोगों को बांटने की कोशिशों के खिलाफ राखी बंधन को अटूट एकता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। और फिर 1919 का वो साल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उस भयानक नरसंहार के असीम दुख में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपना नाइटहुड सम्मान लौटा दिया। ये व्यक्तिगत साहस का एक ऐसा कदम था जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर के रख दिया था। तो अगर इन सभी पहलुओं को हम एक साथ जोड़ें तो क्या समझ आता है? वो कवि, वो शिक्षाविद और वो देशभक्त, ये सभी रूप मानव गरिमा में उनके अटूट विश्वास से ही संचालित थे। जरा सोचिए, वो छोटा बच्चा जिसे क्लासरूम की 4 दीवारों से घुटन होती थी, वही बड़ा होकर एक ऐसा ग्लोबल विजनरी बना जिससे देशों और संस्कृतियों के बीच खींची गई कठोर सरहदों से भी उतनी ही नफरत थी। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जो संकीर्ण दीवारों से बटी हुई न हो। और उनका ये विचार कि हमारी सच्ची शिक्षा केवल जंगलों में प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क से ही संभव है। इस स्क्रीन पर देखते हुए एक सवाल मन में जरूर उठता है। आज के हमारे इस अत्यधिक स्ट्रक्चर्ड कंक्रीट की दीवारों में कैद आधुनिक समाज को देखते हुए क्या हम वास्तव में उनके इन दूरदर्शी आदर्शों से एक सदी पीछे जीवन नहीं जी रहे हैं? क्या हमें फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटने की जरूरत नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम आपकी सोचने के लिए यहीं छोड़ देते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।